जब भी किसी के अगेंस्ट में कोई सिविल या फिर रेवेन्यू का अगर सूट फाइल होता है तो ऐसे में रेस्पोंडेंट साइड की तरफ से कोशिश यही रहती है कि उस केस को एडमिशन स्टेज पर ही खारिज करवा दिया जाए। तो उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कब कब एडमिशन स्टेज पे ही सिविल केस को खारिज किया जा सकता है और उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या क्या कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली एक केस के अंदर क्या ऑर्डर दिया गया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब भी कोई सिविल या रेवेन्यू का सूट फाइल होता है तो उसमें कोशिश यही रहती है कि एडमिशन स्टेज पर ही उस केस को खारिज करवा दिया जाए ताकि केस आगे चले ही ना। अब उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो सबसे पहले आप समझें कि ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी कहता क्या है। मीन्स कब कब किसी केस को एडमिशन स्टेज पर ही कोर्ट खारिज कर सकती है। तो उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 में पहला नियम ये बताया गया है कि जब अगर केस जो आपने लिखा है उसके अंदर अगर आपने कोई कोज ऑफ एक्शन ही नहीं बताया कि कोज ऑफ एक्शन मीन्स वाद कारण कब अराइज हुआ था। कोज ऑफ एक्शन का मतलब ये कि जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं, चाहे वो सिविल हो, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे वो कोई क्रिमिनल केस हो, तो उसके लिए आपको एक घटना बतानी पड़ती है कि ये घटना घटित हुई या इस कारण से आप ये सूट फाइल कर रहे हैं। तो वो होता है आपका कोज ऑफ एक्शन। तो वैसे ही अगर आप कोई सिविल या रेवेन्यू का सूट जब फाइल करेंगे तो उस समय आपको घटना बतानी पड़ेगी। अगर वो लैंड्स का डिस्प्यूट है, मीन्स अगर ज़मीन का है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कब्जा करने के लिए आए थे या फिर उसको अगर वो डिस्पोजेस करने के लिए आपके वहाँ पर आए थे या फिर अगर उसको सेल कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर लिया है। तो ऐसा अगर कोई भी है कारण तो वो आप बताएंगे, तो वो वाद कारण होगा। इसके अलावा ऐसे ही रेवेन्यू सूट भी सेम है लैंड का, और अगर कोई मकान का हो तो ऐसे ही आपको कोज ऑफ एक्शन जो होगा वो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं बताया केस के अंदर तो आपका केस ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन के आधार पर कोर्ट खारिज कर देगी। सेकंड ऑर्डर 7 रूल 11 में कारण ये बताया गया है कि जब आपने कोई रिलीफ जब कोर्ट से मांगी है, मीन जब आप केस फाइल करेंगे तो उसके अंदर आप अंतिम में फिर कोर्ट से क्या रिलीफ मांग रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली ये चाहिए कोर्ट से। तो उसके लिए जब वो रिलीफ आप मांगते हैं तो उस रिलीफ के लिए जितनी कोर्ट फीस तय है, हर एक रिलीफ के लिए कानून के अंदर कोर्ट फीस तय है। वो कोर्ट फीस अगर आप कोर्ट को पे नहीं करते हैं और उसके बावजूद अगर आपको कोर्ट ये कहे कि आपके द्वारा कोर्ट फीस कम पे की गई है तो इतनी कोर्ट फीस आप और पे करें, और कोर्ट के कहने के बाद भी अगर आप कोर्ट फीस पे नहीं करते हैं कोर्ट के अंदर, तो उसके आधार पर कोर्ट आपका केस खारिज कर सकती है। थर्ड इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपके द्वारा जब वो केस फाइल किया गया है उसकी आपके द्वारा वैल्यू बताई जाएगी कि इस केस की वैल्यू कितनी है। अलग अलग केस की अलग अलग वैल्यू होगी, जैसा आप उसमें रिलीफ चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप वो केस फाइल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आप मान लीजिए कोई अगर आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन का दावा कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग होगी। अगर आप कोई परमानेंट इंजक्शन का दावा कर रहे हैं उसके लिए अलग होगा। कोई डिक्लेरेशन का अगर आप सूट कर रहे हैं उसके लिए अलग होगा। तो वैसे जब आप कोई केस फाइल करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है कोर्ट में। मीन्स कोर्ट में आप स्टाम्प फाइल करेंगे उतने के। तो जब आपने वैल्यू बताई वो तो बिल्कुल सही बताई, लेकिन आपने जो स्टाम्प जितने रुपए के पे करने थे वो अगर उतने रुपए के आपने कोर्ट के अंदर पे नहीं किए और कोर्ट के द्वारा आपको बताने के बावजूद भी अगर आप वो कोर्ट के अंदर स्टाम्प पे नहीं करते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो फिर कोर्ट आपका केस खारिज कर सकती है। इसके अंदर फोर्थ कंडीशन ये है कि आपके द्वारा जो प्लेंट फाइल की गई है, अब उनमें जो आप फैक्ट लिखेंगे केस के अंदर, उस फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये पाया जाता है कि ये केस किसी दूसरे कानून के अकॉर्डिंग इस केस के अंदर चलने की योग्य ही नहीं है, तो भी कोर्ट उस केस को खारिज कर सकती है। अगर कोई अलग से स्पेशल कोई कानून बना हुआ है और उस कानून के अंदर ये कह दिया कि इन कारणों से आप ये केस सिविल कोर्ट के अंदर फाइल नहीं करेंगे, और उस कानून का अगर आपको जानकारी नहीं है और या फिर अगर आपको जानकारी है उसके बावजूद भी अगर आप सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट के अंदर वो केस अगर फाइल करते हैं, तो ऐसे में कोर्ट उस अदर कानून के अकॉर्डिंग उस केस को खारिज कर सकती है। और फिफ्थ इसके अंदर रीज़न ये रहेगा केस खारिज करने का कि आपके द्वारा जो भी कोई केस फाइल किया जाएगा वो 2 प्रतियों में होगा, और अगर आप सेकंड प्रति उस केस के अंदर फाइल नहीं करते हैं तो वो कोर्ट केस खारिज कर देगी।
अब ये ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर बताया गया है स्पेसिफिक। अब इसमें से केवल और केवल 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि कोज ऑफ एक्शन अगर आपका राइज नहीं हुआ है या फिर अगर आपके द्वारा जो केस फाइल किया गया है उसके अंदर कोज ऑफ एक्शन आपने लिखा ही नहीं है, तो एक तो ये मेन ग्राउंड होता है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर खारिज करने का। सेकंड इसके अंदर ये होगा कि जो अगर आपने केस फाइल किया है वो किसी अदर कानून के अंदर अगर वो रिस्ट्रिक्ट है कि आप वो केस उस कोर्ट के अंदर फाइल ही नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी अगर आप वो केस फाइल करते हैं तो वो केस ऑर्डर 7 रूल 11 में खारिज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से केवल ये 2 मुख्य कारण हैं, बाकी जो अदर 3 कंडीशन है वो भी दी गई हैं, बिल्कुल उनमें खारिज कर सकती है कोर्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप सपोज करिए कि आपके द्वारा कोई केस फाइल किया गया और कोर्ट के द्वारा आपको कहा गया कि आपने कोर्ट फीस कम लगाई है या फिर आपने जितनी वैल्यू बताई है उसके अकॉर्डिंग स्टाम्प नहीं लगाए हैं या फिर आपने सेकंड प्रति कोर्ट के अंदर फाइल नहीं की है, तो क्या आप वो फाइल नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। कोई भी अगर व्यक्ति कोर्ट के अंदर केस फाइल करेगा, कोर्ट के द्वारा जो भी डिमांड किया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट हो चाहे वो कोर्ट फीस हो, तो आप ऑब्वियसली वो पे करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको केस चलाना है। अब ऐसे ही एक केस फाइल हुआ जो एक गुरुदेव का केस है। इस केस के अंदर हुआ ये कि जब एक केस फाइल किया गया ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो रेस्पोंडेंट की तरफ से उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल कर दी गई कि साहब ये केस चलने योग्य नहीं है और इसको खारिज किया जाए। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने देखा कि बिल्कुल केस चलने योग्य है तो इसको खारिज नहीं किया जाएगा, तो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज कर दी और वो दावा मीन्स वो केस वहाँ चलता रहा। अब ऑर्डर 7 रूल 11 जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा खारिज की गई एप्लीकेशन, उसको हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दे दी गई। तो फिर जब चुनौती दी तो उसके अंदर भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज की गई है, केस खारिज नहीं किया गया है, वो बिल्कुल सही आदेश दिया गया है। तो फिर उसको लेकर के हाई कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में SLP फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस गया तो उसमें ये कहा गया कि ये केस जो फाइल किया गया है प्लेंटिफ की तरफ से, तो वो कोई रिलीफ प्राप्त करने का हकदार ही नहीं है, तो फिर वो केस क्यों चलाया जाए। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर प्लेंटिफ के द्वारा कोई केस फाइल किया गया है और उसमें अगर वो कोई रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं है तो ये कोई ग्राउंड नहीं है केस खारिज करने का। तो इसीलिए ही वो एप्लीकेशन ही खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। तो मेरा आपको यहाँ पर यही कहना है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल होता है या फिर अगर आपके द्वारा कोई केस फाइल किया जाता है और अगर ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल होती है और उसमें अगर ये कहा जाए कि जो केस फाइल किया गया है उसमें वो रिलीफ प्राप्त करने का हकदार ही नहीं है, ऑब्वियसली यही कहा जाएगा रेस्पोंडेंट की तरफ से, तो वो केवल ये ग्राउंड नहीं होगा और आप ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ट्रायल कोर्ट को बता सकते हैं। इसके अलावा इस केस में एक बात ये भी कही गई थी कि ये जो केस फाइल किया गया है ये परमानेंट इंजेक्शन का है, मीन्स स्थायी निषेधा का केस फाइल किया गया है। इसके अंदर डिक्लेरेशन की कोई डिमांड नहीं की गई है, तो डिक्लेरेशन के अभाव में केवल परमानेंट इंजेक्शन का दावा चलने योग्य नहीं है, ये बात भी इसके अंदर स्पेसिफिक कही गई थी। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस आधार पर ये केस खारिज नहीं होगा और ये केस बिल्कुल वैलिड है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा और जो हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए गए हैं बिल्कुल सही है। तो अगर आपके द्वारा भी कोई परमानेंट इंजेक्शन का दावा फाइल किया जाता है और उसके अंदर अगर रेस्पोंडेंट ये लेकर के आए कि ये डिक्लेरेशन का सूट नहीं फाइल किया उन्होंने, साथ में केवल और केवल परमानेंट इंजेक्शन मीन्स स्थायी निषेधाज्ञा की डिमांड की है कोर्ट से, तो चलने योग्य नहीं है, तो इसके आधार पर ऑर्डर 7 रूल 11 में से खारिज किया जाए तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है। प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो मैंने काफ़ी बार देखा है कि ऐसा कोर्ट खारिज कर भी देती हैं, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को ये पावर नहीं है कि केवल आपने परमानेंट इंजेक्शन का दावा फाइल किया और उसके आधार पर सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट आप केस को खारिज कर दे। ज़्यादातर होता ये है कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं वहाँ उन कोर्टों को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संभालते हैं, तो वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं होते हैं और वहाँ पर ऐसा होता है वो परमानेंट इंजेक्शन आप मांगने जाएंगे तो सामने की तरफ से उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी रेस्पोंडेंट की तरफ से, और मैक्सिमम होता यही है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के द्वारा उस एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो वहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट्स में कुछ ज़्यादा ही ऐसा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।